हिमांशु झा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले टॉपिक पे। टॉपिक आज का जो हमारा होगा वो यूनियन गवर्नमेंट और उसके टाइप्स ऑफ बिल्स के ऊपर है। संघीय सरकार और इसके विधेयकों के प्रकार। यहाँ पर विधेयक जो हम बात कर रहे हैं या बिल्स की जो बात कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय संविधान के संदर्भ के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत के संविधान की। ये है हमारा प्यारा भारत का संविधान जिसके हिसाब से पूरा देश चलाया जाता है। इंडिया का पूरा सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग ही रन करता है। जब कॉन्स्टिट्यूशंस बना था हमारा 26 जनवरी 1950 को, तो उस दौरान भारत का जो संविधान है वो भाग के अंदर 22 आर्टिकल्स 395 और 8 शेड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया गया था, जो आज बढ़कर के 25 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो चुका है। आज आर्टिकल 448 448 के आसपास हो चुके हैं और शेड्यूल 12 के आसपास पहुंच चुके हैं। 12 शेड्यूल एक्चुअली हो चुके हैं। तो इसमें हम जब कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर पार्ट 5 की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 आर्टिकल 152 से 151 के बीच डील करता है, जो यूनियन गवर्नमेंट यानी संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार के बारे में बात करता है। यूनियन गवर्नमेंट को 5 चैप्टर के अंदर डिवाइड किया गया है। चैप्टर नंबर 1 कार्यपालिका की बात करता है, 2 संसद की बात करता है, 3 राष्ट्रपति और उसकी शक्तियों की बात करता है, 4 संघीय न्यायपालिका की बात करता है और 5 महालेखा नियंत्रक परीक्षक की बात करता है। तो आइए हम समझते हैं यूनियन गवर्नमेंट को। उससे पहले टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार के कितने प्रकार होते हैं। सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। यूनियन, संघीय सरकार, स्टेट राज्य सरकार और लोकल स्थानीय सरकार। जब हम स्थानीय सरकार के बारे में बात करते हैं तो 73rd और 74th अमेंडमेंट 1992 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत लोकल गवर्नमेंट ऐड की गई थी, जिसमें लोकल गवर्नमेंट में एक लोकल गवर्नमेंट होगी रूरल गवर्नमेंट, जिसे हम लोग ग्रामीण स्थानीय स्वशासन कहेंगे, और एक होगा अर्बन गवर्नमेंट यानी शहरी स्थानीय शासन होगा। अर्बन गवर्नमेंट में हम लोग म्यूनिसपैलिटी को लेकर के आते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को लेकर के आते हैं। रूरल गवर्नमेंट के अंदर हमारी पंचायत आ जाती है। तो पंचायत सबसे निचले स्तर पे पहुंच जाती है गवर्नमेंट के लेवल पे। तो इस तरीके से 3 टाइप की गवर्नमेंट हुई, जिसमें सबसे सेंटर में जो हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो यूनियन गवर्नमेंट है और विच इज़ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये भारत में सबसे ताकतवर गवर्नमेंट होती है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट की बात आती है। तो इसलिए कहा जाता है भारत के अंदर पीएम, फिर सीएम और फिर डीएम, ये बेसिकली 3 लोग रोल प्ले करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीएम का रोल प्ले होगा, स्टेट के अंदर सीएम का और पूरे देश में पीएम का रोल प्ले होगा। तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो इन केंद्र और राज्य के बीच में और स्थानीय सरकार के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है वो बंटवारा एक्चुअली किया कैसे गया है, तो वो शक्तियों का बंटवारा हम देख लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल में से 7 शेड्यूल पे जब हम बात करते हैं, 7वीं अनुसूची पे जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर 3 तरह की सूचियों की बात की गई है, जिसमें पहली लिस्ट में बात की गई है संघीय सूची की, लिस्ट 2 में बात की गई है राज्य सूची की और लिस्ट 3 में बात की गई है समवर्ती सूची की। तो इस कंकरेंट लिस्ट का कंसेप्ट हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया था। इस ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लोगों ने कंकरेंट की लिस्ट का कंकरेंट लिस्ट का कंसेप्ट उठाया था। अगर कोई भी विषय, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं रेलवे की, हम बात कर लेते हैं इंश्योरेंस की, बात कर लेते हैं न्यूक्लियर डिपार्टमेंट की, तो ऐसे विषय अगर हैं और उन पे किसी तरह का कानून बनाना है तो वो कानून लिस्ट 1 में यूनियन गवर्नमेंट ही बनाएगी। इसी तरीके से लिस्ट 2 के अंदर भी कुछ सब्जेक्ट होंगे और उन लिस्ट पे कानून बनाने का जो क्रेडिट जाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। लेकिन ये जो लिस्ट 3 है, लिस्ट 3 समवर्ती सूची, इसमें दोनों को ही अधिकार दिया गया है कि केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी इसमें कानून बना सकती है। लेकिन अगर किसी वजह से कंकरेंट लिस्ट के किसी भी विषय पे एक डिस्प्यूट्स आता है तो ऐसे डिस्प्यूट्स में पावरफुल जो होगी वो यूनियन गवर्नमेंट ही होगी। तो इस तरीके से 3 लिस्ट हो गई। तीनों लिस्ट के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स आएंगे और उन अलग अलग सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने का रोल भी अलग अलग लोगों को जाएगा। जब हम बात करते हैं संसद के विधायी कार्यों के या लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट, तो उसमें हम लोग 4 तरह के बिल की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऑर्डिनरी बिल की, जिसे हम लोग साधारण विधेयक भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं मनी बिल की, फिर बात करते हैं फाइनेंशियल बिल और आखिरी में आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बिल। तो इस तरीके से टोटल 4 टाइप के बिल हमारे लेजिस्लेटिव प्रोसेस में आते हैं और इस चारों टाइप के बिल को हम लोग अलग अलग तरीके से समझ लेते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की। या नाम से पता चल रहा है संशोधन होना है। संशोधन का मतलब कोई चीज़ प्लस करनी है, कोई चीज़ माइनस करनी है, यानी कोई चीज़ को हम ऐड करना है और किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसी को कहते हैं हम संशोधन या फिर अमेंडमेंट। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल नंबर 368 साफ डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में। तो अगर मुझे संविधान के अंदर किसी भी तरह का बदलाव करना है तो आर्टिकल 368 के तहत ही मैं ये बदलाव कर सकता हूँ। तो ये हमारा प्यारा संविधान, और इस प्यारे संविधान के अंदर मुझे अगर किसी भी चीज़ को जोड़ना है, प्लस करना है, ऐड करना है, तो उस ऐड करने प्लस अगर मुझे यहाँ से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है, यहाँ से कोई चीज़ हटानी है, तो इस चीज़ के लिए मुझे जो चीज़ करनी पड़ेगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट ही कहलाएगी। अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ इस तरीके से हो सकता है, ये मेंबर हो गया हमारा लोकसभा या राज्यसभा का। हमारे इंडिया के अंदर जो बिल हैं वो बिल कैसे एक्ट बनते हैं, यानी एक कानून कैसे बनाया जाता है, बिल से एक्ट बनने का जो सफ़र है वो हम लोग देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर अगर किसी भी तरह का संविधान के अंदर मुझे बदलाव करना है तो लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी मेंबर, अगर ये मेंबर लोकसभा का है तो लोकसभा में बिल लेकर के आएगा, अगर ये मेंबर कोई भी राज्यसभा का है तो राज्यसभा में बिल लेकर के आएगा। एक हाउस से अगर ये बिल पास होता है तो दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरा हाउस भी अगर इस बिल को पास कर देता है तो फिर ये बिल जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास हालांकि वीटो पावर होती है। वीटो पावर मतलब जिसपे ये प्रेसिडेंट अपनी सहमति देने से मना कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में भारत का राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है, वो यहाँ पर किसी भी तरह के वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है तो भारत के राष्ट्रपति को इस पे साइन करने ही होंगे, और जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पे साइन कर देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, उसी तरह से हमारा बिल जो होता है वो एक्ट बन जाता है। तो जिस तरीके से हाल फिलहाल हम लोगों ने इसी साल के शुरुआती दौर में हमने पढ़ा था कि माफी चाहूँगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था, जिसको दोनों ही हाउस ने यानी लोकसभा ने और राज्यसभा ने क्लियर कर दिया था, और उसके बाद ये बन गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पर फोकस करना है हमें इन दो शब्द पे, बी पे और ए पे। जब तक ये पास नहीं हुआ था तब तक तो ये बिल था, और जब से ये पास हुआ ये एक्ट बन गया। तो बिल से एक्ट बनने का सफर तब होगा जब प्रेसिडेंट इस पे अपना साइन कर देंगे। अब बात करते हैं हम लोग मनी बिल की। एक मनी बिल या धन विधेयक, जिसमें हम बात करते हैं आर्टिकल 110 की। भारत का संविधान के आर्टिकल 110 में बात साफ की गई है कि मनी बिल और मनी बिल से रिलेटेड चीज़ों को डील किया जाएगा। कोई भी बिल मनी बिल कब होता है? अगर किसी भी बिल को मनी बिल बोलना है तो उसमें या ऐसे प्रपोजल्स के अंदर टैक्स से रिलेटेड रेगुलेशंस की बात की गई हो, या तो टैक्स को प्लस किया जा रहा हो या टैक्स को माइनस किया जा रहा हो, तो इस तरह की कोई रेगुलेशंस टैक्स से रिलेटेड है तो वो बिल मनी बिल मान ली जाएगी। और अगर हम लोग पैसे जो ले रहे हैं बाहर से, बोरो कर रहे हैं, अगर उससे रेगुलेशन से रिलेटेड कोई बात होगी तब भी वो मनी बिल में ही आएगी। और भारत की संचित निधि और आकस्मिक निधि, अगर भारत की संचित निधि और आकस्मिक निधि से संबंधित किसी भी तरह की बात की जा रही है, पैसे से रिलेटेड लेन देन की, तो ऐसे में ये बिल मनी बिल मान लिया जाएगा। तो मनी बिल को मानने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। अगर वो बिल टैक्स के रेगुलेशन की बात करता है, पैसे जो बाहर से ले जा रहे हैं उसमें रेगुलेशन की बात करता है, भारत की संचित निधि और आकस्मिक निधि से संबंधित किसी तरह की बात करता है, तो ऐसे बिल मनी बिल मान लिए जाएंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 266 और आर्टिकल 267 की। तो भारत में आर्टिकल 266 डील करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी संचित निधि की बात करता है, और इसी तरीके से आर्टिकल 267 जो बात करता है वो आकस्मिक निधि की बात करता है। तो आर्टिकल 266 के अंदर यानी एक तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं कि भारत सरकार के पास जितने भी पैसे आते हैं वो चाहे उन्होंने अपने रेवेन्यू से जनरेट किया हो, जो हम लोग टैक्स वगैरह देते हैं, जीएसटी वगैरह देते हैं, डायरेक्ट टैक्स देते हैं हम लोग, आईटी वगैरह भी देते हैं, तो उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता है, और वो रेवेन्यू का सारा पैसा एक खजाने में चला जाता है, जिसको हम लोग संचित निधि या आर्टिकल 266 के नाम से संबोधित कर देते हैं। तो भारत के सरकार का रेवेन्यू जितना भी आता है वो सारा का सारा संचित निधि में जाता है। इसी तरीके से हम लोग जो पैसा बाहर से बोरो करते हैं, विदेशों से पैसा बोरो करते हैं, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से हमने पैसा ले लिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमने पैसा ले लिया, इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक से हमने पैसा ले लिया, तो ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिल रहा है वो सारा का सारा पैसा भी संचित निधि के अंदर ही चला जाता है। और इसके बाद जो पैसा हम लोग एज ए लोन देते हैं,
किसी भी दूसरे देश को, और वो लोन के ऊपर बाद में जो इंटरेस्ट रेट हमें मिलता है वो इंटरेस्ट रेट भी अल्टीमेटली यहीं पे आता है। तो इस तरह से भारत सरकार को अच्छा खासा रेवेन्यू होता है, और इस संचित निधि के अंदर आप कितना भी पैसा डाल सकते हैं, इस पैसे की कोई लिमिट नहीं होती। अगर मुझे इस संचित निधि से पैसा निकालना है तो उस पैसे निकालने के लिए मुझे अगर किसी की परमिशन लेनी होगी तो वो परमिशन भारत की संसद की होगी। तो यानी हम लोग डायरेक्ट शब्दों में कह सकते हैं कि संचित निधि पे अगर किसी की चलती है तो भारत की संसद की चलती होगी। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन ये दिया गया है कि अगर मुझे संचित निधि में पैसा डालना है या संचित निधि से मुझे पैसा निकालना है तो मुझे पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी होगी। इसी तरीके से अगर मुझे आकस्मिक निधि में पैसा डालना हो और आकस्मिक निधि से मुझे पैसा निकालना हो तो ऐसे में मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सिग्नेचर की ज़रूरत होगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सहमति की ज़रूरत होगी, अप्रूवल की ज़रूरत होगी। लेकिन क्योंकि ये घड़ा छोटा है, ये इसमें कम पैसा रखा जाता है, तो बेसिकली 500 करोड़ के आसपास इसमें पैसा रखा जा सकता है। मैक्सिमम आप इसमें 500 करोड़ ही रख सकते हैं। संचित निधि में इस तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसा ला सकते हैं, बट आकस्मिक निधि में हम लोग 500 करोड़ से ज़्यादा पैसा नहीं रख सकते, और इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ही चलेगी। तो बेसिकली यहाँ से दो क्वेश्चंस निकल भी आते हैं कि संचित निधि में किसकी चलती है और आकस्मिक निधि में किसकी चलती है। तो ये हो गया हमारा मनी बिल। अब मनी बिल की अगर हम बात करते हैं तो ये एक एमपी है। तो बेसिकली जब मनी बिल लाया जाएगा तो उस मनी बिल को सबसे पहले स्पीकर से होकर के गुजरना होगा। अगर स्पीकर ने उसके अंदर रेगुलेशन ऑफ टैक्सेस देख लिया है, बोरोविंग ऑफ मनी ऑफ की रेगुलेशन देख ली है, कंसोलिडेटेड फंड और कंटीजेंसी फंड से रिलेटेड किसी भी तरह के प्रपोजल को देख लिया है, तो इस तरीके से टोटल 7 टाइप के प्रपोजल होते हैं। अगर उनमें से कोई भी प्रपोजल इस बिल में है तो भारत के लोकसभा का जो स्पीकर होगा इस बिल को मनी बिल घोषित कर देगा। यानी मनी बिल तभी माना जाएगा जब स्पीकर इसको अप्रूव करेगा, और जैसे ये बिल मनी बिल होगा तो इसका मतलब होगा ये सबसे पहले लोकसभा में आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये बिल मनी बिल नहीं है तो आप इसे लोकसभा में भी ला सकते हैं और आप इसे राज्यसभा में भी ला सकते हैं। लेकिन अगर ये मनी बिल है और स्पीकर की अप्रूवल के बाद ये बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। इसके बाद ये बिल सेकंड नंबर पे राज्यसभा में आएगा। राज्यसभा ने जब इसे अप्रूवल दे दी, लोकसभा की भी अप्रूवल हो चुकी है, तो इसके बाद फिर ये बिल आएगा लोकसभा में, क्योंकि कोई भी बिल भारत के राष्ट्रपति के पास कभी भी राज्यसभा नहीं भेज सकती। ये अधिकार राज्यसभा को नहीं होता। वो बिल वापस लोकसभा के पास आएगा, लोकसभा इस बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजेगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर इसके ऊपर अप्रूवल दे देते हैं तो वो बिल एक्ट बन जाएगा और इस तरीके से पूरे देश में ये कानून मान लिया जाएगा। तो ये होता है हमारा मनी बिल। इस मनी बिल के बीच में और फाइनेंशियल बिल के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या है? मनी का मतलब भी पैसा ही है और फाइनेंस का मतलब भी पैसा ही है। तो इन दोनों बिल के बीच में बेसिकली डिफरेंस कैसे हम करेंगे? तो टोटल 4 टाइप के बिल देख लिया हमने। सिंपल बिल हमने देख लिया, मनी बिल देख लिया, फाइनेंशियल बिल देख लिया और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल देख लिया। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को डील कर चुके हैं, मनी बिल को हम डील कर चुके हैं। तो बात करते हैं फाइनेंशियल बिल की। दरअसल फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। अगर एक बिल मनी बिल है, जैसे कि हम ये मनी बिल ले लेते हैं, तो एक मनी बिल, क्योंकि वो भी पैसों की डीलिंग की बात करता है, फाइनेंशियल बिल भी पैसों की डीलिंग की बात करता है, तो बेसिकली एक मनी बिल फाइनेंशियल बिल होगा, लेकिन एक फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर साफ कोट किया गया कि ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स। तो आई होप आपको इस पिक्चर से ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि मनी बिल जो है वो फाइनेंशियल बिल का एक पार्ट है, न कि वो फाइनेंशियल बिल है। और फाइनेंशियल बिल को जनरली हम लोग मनी बिल से कैसे डिफर करते हैं, कैसे इसमें बेसिकली हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं? रेवेन्यू कितना है और एक्सपेंडिचर कितना है। तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो लेखा जोखा है वही है फाइनेंशियल बिल। और मनी बिल के अंदर हम लोग रेगुलेशन करते हैं टैक्स की, बोरोइंग मनी की, कंसोलिडेटेड फंड और कंटीजेंसी फंड की। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग मनी बिल के अंदर लेकर के आते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में भी। तो हम ये कह सकते हैं कि वो बिल जो आर्टिकल 110 यानी मनी बिल का हिस्सा नहीं है, वही बिल फाइनेंशियल बिल में भी आते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिफरेंस मनी बिल और फाइनेंशियल बिल के बीच में कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग उसी तरीके से मेंबर की। मेंबर अगर कोई भी बिल
लोकसभा या राज्यसभा में लेकर के आ रहा है, अगर वो किसी भी हाउस का मेंबर हो, जिस हाउस का वो मेंबर है उस हाउस में वो बिल लेकर के आ रहा है, तो एक हाउस से पास करा करके दूसरे हाउस में ले जाए, दूसरे हाउस से पास करा करके वो प्रेसिडेंट के पास जाए, और प्रेसिडेंट इस पे अपनी सहमति दे भी सकता है और प्रेसिडेंट इस पे अपनी सहमति ना भी दे, वो प्रेसिडेंट की मर्जी होती है। अगर प्रेसिडेंट ने इस पे अपनी सहमति दे दी तो वो बिल भी एक्ट बन जाएगा। तो बेसिकली हम लोग सिंपल बिल किसे कहेंगे? वो बिल जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल से अलग है, उसके बाद जितने भी बिल होंगे वो सारे के सारे सिंपल बिल में ही आते हैं। ज़्यादातर हमारे जो बिल हमारे पास होते हैं वो सिंपल बिल या ऑर्डिनरी बिल की तरफ से ही चीज़ें पास होती हैं। तो ये हमारा यूनियन गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड बिल्स के बारे में बात थी। तो इसके साथ ही हमारा आज का जो टॉपिक होता है वो क्लियर होगा। आई होप ये चीज़ें वेल एक्सप्लेन होगी। थैंक यू वेरी मच।